नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर की 2.0 की दहशत की। किस तरह से यहां पर बड़ी दहशत नजर आती है। दरअसल भारत ने पाकिस्तान को बड़ी चेतावनी दी है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर पाकिस्तान ने दोबारा हिमाकत की तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। उनकी तरफ से कहा गया कि भारतीय सेना की तैयारी पूरी है और पाकिस्तान को एक जिम्मेदार पड़ोसी की भूमिका बता दी जाएगी। वहीं पाक सेना प्रमुख असीम मुनीर एक बार फिर गीदड़ भभकी देते हुए नजर आते हैं। गीदड़ भभकी देते हुए असीम मुनीर कहते हैं कि अगर किसी ने युद्ध थोपा तो कड़ा जवाब दिया जाएगा। इस खास विषय पर हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में जो तमाम खास अलग अलग मेहमान जुड़ेंगे उनसे जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले भारत की सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का वो बयान भी आपको सुनाते हैं जो पाकिस्तान के हुक्मरानों को खौफ से भर देने वाला है। 1.0 तो देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर खत्म हो गया था। तो आगे आने वाले हालात कैसे होंगे, ये इसके बारे में हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं। और अगर कोई ऐसा हमें मौका देता है पाकिस्तान, तो हम उसको भरपूर एक शिक्षा प्रदान करना चाहेंगे उसको कि कैसे एक जिम्मेवार नेशन को अपने पड़ोसियों से बिहेव करना चाहिए। तो आपने सुन लिया कि आखिर किस तरह से उपेंद्र द्विवेदी की तरफ से बाकायदा ये बात कही गई और कैसे ये आईना दिखा दिया गया बहुत ही सधे हुए शब्दों के साथ में कि अगर आने वाले वक्त में कोई भी ऐसी कोई गुंजाइश पैदा करता है पाकिस्तान तो उसको दोबारा सबक जरूर दिया जाएगा, शिक्षा दे दी जाएगी। लेकिन वहीं जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय के दौरे के दौरान पाकिस्तान में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इस दौरान पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने गीदड़ भभकी दी और कहा कि अगर किसी ने पाकिस्तान पर युद्ध थोपा तो उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। साथ ही मुनीर ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की जीत का भी दावा कर दिया, वो भी आपको सुनाएंगे। और लेकिन आप इस बात को भी समझिए कि जिस तरह से गीदड़ भभकियां दी गई हैं, गीदड़ भभकी एक बार फिर से पाकिस्तानी सेना प्रमुख की तरफ से दी गई है। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद से ही पाकिस्तान दहशत में है। भारत कहीं ऑपरेशन सिंदूर 2.0 ना शुरू कर दे और यही वजह है कि पाकिस्तान में अलर्ट लगातार घोषित किया जा रहा है। खबरों के अनुसार पाकिस्तान की सेना ने सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है। साथ ही पाकिस्तानी एयरफोर्स के विमान लगातार बॉर्डर पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं और इसके अलावा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को भी एक्टिव कर दिया गया है और पाकिस्तान में मौजूद सभी अहम ठिकानों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। अब इससे पहले पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और तीनों सेना प्रमुखों ने बैठक भी बाकायदा की जिसमें पाकिस्तान में सुरक्षा पर चर्चा की गई। दरअसल पाकिस्तान में आतंकी संगठनों के फलने फूलने के सबूत लगातार सामने आते रहे हैं समय समय पर, लेकिन पाकिस्तान उसे कभी स्वीकार नहीं करता। पाकिस्तान हमेशा झूठ का एक बड़ा पुलिंदा पेश करता है और उनसे पलड़ा झाड़ लेता है। पाकिस्तान के सियालकोट में आतंकियों की बैठक होती है जिसमें कश्मीर में मारे गए आतंकियों के परिवारों के लोग भी शामिल होते हैं। खबरों के अनुसार ये बैठक लश्कर तैयबा की ओर से आयोजित की गई और खबर ये है कि इस बैठक का मकसद आतंकवाद को बढ़ावा देना और आतंकी नेटवर्क को और भी ज्यादा मजबूत करना था। वहीं इसके अलावा पाकिस्तान की सेना के एक डॉक्टर के तार दिल्ली ब्लास्ट से कनेक्ट हो जाते हैं। दिल्ली ब्लास्ट की एक आरोपी डॉक्टर शाहीन से जुड़ते हुए दिख रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि ये जब तमाम अलग अलग डॉट्स को आप कनेक्ट करते हैं तो उसमें पाकिस्तान को कैसे कोई ये कह दे कि पाकिस्तान आतंक परस्त नहीं है, पाकिस्तान साजिशें नहीं रचता, पाकिस्तान जहर नहीं उगलता। पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है उनकी तरफ से जो लगातार गीदड़ भभकी आती है वो तो चोर की दाढ़ी में तिनका समान नजर आती है। इस बीच कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये, क्या पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का डर सता रहा है? सवाल ये भी कि दिल्ली में ब्लास्ट के बाद से ही पाकिस्तान में आखिर हलचल क्यों बढ़ गई है? सवाल ये भी कि जांच के दौरान जुड़े तार पाकिस्तान कैसे करेगा इनकार? ये वो तमाम सवाल हैं जो लोगों के मन में हैं और इसके अलावा और महत्वपूर्ण सवाल जिनको करेंगे डिकोड, जानने की कोशिश करेंगे खास मेहमानों के पैनल के साथ में। आइए जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। मेरे साथ में इस दौरान जुड़ रखे हैं
रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल डॉक्टर जेके बंसल, साथ ही साथ मेरे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर शरतेंदु जी जुड़ रखे हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल संजीत सिरोही जी हमारे साथ में जुड़ रखे हैं। पाकिस्तान से पत्रकार मोहम्मद बिलाल शफीक भी हमारे साथ में जुड़ रखे हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं सबसे पहले इस पूरे चर्चा में अपने दर्शकों को ये भी बताती चलूँ कि हर एंगल को समझिएगा, क्योंकि इस चर्चा के माध्यम से एक परसेप्शन, एक बड़ी पिक्चर जरूर सामने आ जाती है और वो चीज लोगों को जरूर समझनी भी चाहिए। मैं इस चर्चा में सबसे पहले ब्रिगेडियर शरतेंदु जी आपसे शुरुआत करने की कोशिश करती हूँ। जरा मुझे समझाइए कि अगर हम इन डॉट्स को कनेक्ट करते हैं तो कैसे पाकिस्तान को कोई क्लीन चिट दे सकता है, और उस रूप में उसके बाद में जब यहाँ से इनके असीम मुनीर की तरफ से अगर ऐसे बयान आते हैं, गीदड़ भभकी आती है, तो ऐसा लगता है चोर की दाढ़ी में तिनका है। जिसने गलत किया वो जरूर इस रूप में छटपटाता है और कहीं ना कहीं वो तस्वीर नजर भी आती है। देखिए, पाकिस्तान में एक तरीके का भय है हिंदुस्तान की आर्मी को लेके। हिंदुस्तान का ऑपरेशन सिंदूर जो चला, उसके तहत जिस तरीके की कार्रवाई की, उससे पाकिस्तान में एंजाइटी लेवल बहुत हाई है। और जब दिल्ली ब्लास्ट हुआ और जिस तरीके से उसके तार कनेक्ट हुए 17 अक्टूबर को, जैसे जैश ए मोहम्मद ने जो वहां पोस्टर लगा और जिस तरीके से डॉक्टरों को इसमें रेडिकलाइज किया गया और उसके तार कनेक्ट हुए, जैश ए मोहम्मद का उसमें हाथ दिखता और उसके लिंक कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जाके जुड़ते हैं और टर्की से जाके जुड़ते हैं और तमाम ऐसे उसका इंटरकनेक्शन और हिंदुस्तान के अंदर स्लीपर सेल से जुड़ते हैं। तो जैसे जैसे हमारा इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे हम ये स्लीपर एलिमेंट और इनके नेटवर्क को ब्रेक करते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारे पास जो पुख्ता सबूत हैं वो बताते हैं कि इसमें डायरेक्ट पाकिस्तान का हाथ है। इसमें तो कोई शक नहीं है। जिस तरीके का धमाका हुआ, जिस तरीके से उन्होंने टैटपी को कंस्टिट्यूट करके अमोनियम नाइट्रेट का एक्सप्लोजन किया, ये सारी चीजें दिखा रही हैं कि एक तरीके का उनके जो ट्रेनिंग हुई है, किस तरीके से टैटपी टीएटीपी को आपने लेबोरेटरी में बनाना है। इसके आका जो बैठे थे वो पाकिस्तान में बैठे थे, इसके आका जो बाहर बैठे हुए थे, उन्होंने इनको ट्रेनिंग दी, वो ट्रेनिंग मॉड्यूल दिया और उसके तहत इस तरीके का इन्होंने विस्फोटक पदार्थ के साथ एक्सप्लोजन करवाया। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान इससे बच नहीं सकता। और जहां वो खलबलाहट जिस तरीके से मची हुई, जिस तरीके से असीम मुनीर के स्टेटमेंट आ रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने जो जॉर्डन के जो किंग है उनको उन्होंने कंडक्ट किया और साथ में हिंदुस्तान के खिलाफ अपनी जीत का दावा किया, और जिस तरीके का वो रेटोरिक और एक नैरेटिव चलाते हैं अपने देश में, वो दिखाता है कि वहां पे एक बड़ी परेशानी की स्थिति है। पहली तो हमारी जो ट्राई सर्विसेज चल रही है रन ऑफ कच्छ में, राजस्थान में, उससे वो परेशान है। दूसरे उनको ये डर सता रहा है कि कहीं ऑपरेशन सिंदूर 2 न शुरू हो जाएगा, 2 शुरुआत हो जाएगा तो इस समय पाकिस्तान का क्या स्टेट होगा। और तीसरा जो सबसे बड़ा मुख्य कारण है, जैसा कि आज हमारे आर्मी चीफ ने भी बोला है कि हमने तो सिर्फ 88 घंटे का एक ट्रेलर दिखाया है, अगर पाकिस्तान मजबूर करेगा तो एक जैसे एक वेल कंसिडर्ड नेशन और एक मैच्योर देश होने के नाते जिस तरीके का हमें अपने पड़ोसियों से बर्ताव करना चाहिए उस तरीके से हम करेंगे। तो इससे भी एक बहुत ही क्लियर कट मैसेज पाकिस्तान में गया है कि अगर वो इस तरीके की गतिविधियां जारी रखते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब ऑपरेशन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि यहाँ पर उपेंद्र द्विवेदी की तरफ से कितनी शालीन शब्दों के साथ में ये कह दिया गया कि जब शुरुआत हुई थी ऑपरेशन सिंदूर की, तो उसके कुछ ही घंटों में ही पूरी तस्वीर आ गई और हमें किसी को बार बार बोलने की भी जरूरत नहीं है, हमें सबूत, क्योंकि सबूत सैटेलाइट तस्वीरें हैं और अभी भी हम देखते हैं जिस रूप में नई जो ताजा सैटेलाइट तस्वीरें हैं एयरबेस की, वहां पर काम भी चल रहा है। लेकिन मैं बंसल जी आपसे समझने की कोशिश कर रही हूँ, एक तरफ भारत की तरफ से कितने शालीन शब्दों के साथ में बाकायदा बहुत स्पष्ट मैसेज दे दिया जाता है, लेकिन मुझे हंसी आती है पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख हैं असीम मुनीर, वो कहते हैं कि भाई हमारे जो लड़ाके हैं, हमारी जो सेना है वो तो अल्लाह के कहने पर चलती है, अल्लाह के बंदे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर हम मिट्टी भी किसी पर फेंक दे तो मिसाइल बन जाती है। फिर क्यों यहाँ पे किसी को ट्रेनिंग की जरूरत है, क्यों किसी तरह के हथियारों की जरूरत है? बंसल जी, मेरी इस बात पे तो बिलाल जी भी हंसने लगे। जेके बंसल जी जी देखिए, ये जो स्टेटमेंट है इसके बहुत सारे मायने हैं और बड़ी हास्यास्पद या ये इसके हंसी आती है। हंसी इसलिए आती है कि वो मिट्टी भी डालेंगे तो मिसाइल बन जाएगी, तो PL-15 क्यों लेने की जरूरत पड़ी इनको चाइना से। और एक ये जो स्टेटमेंट है ये एक मुल्ला मौलवी के स्टेटमेंट है, एक प्रोफेशनल आर्मी
जनरल के स्टेटमेंट नहीं हो सकते इस प्रकार के कि एक मिट्टी भी डालो और जो अल्लाह की फौज है। अगर ये अल्लाह में विश्वास करते हैं और अल्लाह की फौज की बात करते हैं, तो टीटीपी के लड़ाके हैं उनके ऊपर भी अटैक करते हैं, वो भी तो अल्लाह की फौज है। दूसरे बलूचिस्तान भी अल्लाह की फौज है। तो देखिए उनका जो कहने का मतलब ये था कि ये अपने आप को जो है ये धर्म के नाम पर जॉर्डन को विश्वास दिलाना चाहते हैं, ये एक धार्मिक संबंध बनाना चाहते हैं। और आजकल जो है पाकिस्तान के पास में पैसे नहीं है, तो वो अपना पैसा कमाने के लिए कभी सऊदी अरबिया को कहता है हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, अभी वो जॉर्डन को भी ऐसी कुछ ऑफर कर देगा जिससे कि इनके जवान जाएंगे वहां। अभी इन्होंने जो है जो फिलिस्तीन में भी 20,000 सोल्जर भेजने की बात की है, वहां पे भी ये कह रहे थे कि हमको $1,000 चाहिए, वो कहते हैं हम $100 देंगे। तो इस प्रकार के उनके बहुत सारे मोटिव हैं। लेकिन ये जो इनको एक आर्मी के चीफ को या फील्ड मार्शल को किसी मस्जिद में जाकर के कोई तांत्रिक करने की जरूरत है कि तांत्रिक तरीके से जो है फौज नहीं चलती कि आपने मिट्टी डाली तो वो मिसाइल बन गई, या आपने जो है अल्लाह की फौज है उसको कुछ कर नहीं सकता। तो इस प्रकार के जो स्टेटमेंट हैं ये कोई बिल्कुल भी नहीं है। अब आप ये देखिए, अगर इनकी अल्लाह की फौज है तो 15 जो सोल्जर्स को अभी उसने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने मार दिया है, एक को गायब कर दिया गया है, और जाफर एक्सप्रेस के ऊपर में फिर अटैक हो गया है जो बलोच रिपब्लिकन गार्ड है उसने किया है। इसी प्रकार से टीटीपी वाले इनको मार रहे हैं चारों तरफ से। तो वहां पर वो इनकी अल्लाह की फौज कहाँ चली जाती है? तो अल्लाह की फौज है अगर इनके पास, तो ये जो इनके परसेप्शन है अल्लाह की फौज 72 हुरों का जो है मिलन, तो ये सारे मन गढ़ंत जनता को बहलाने के लिए, उसको मिसगाइड करने के लिए सर, है। अरे मैं तो ये कहती हूँ कि अगर ऐसा ही कुछ है, ठीक है, यहाँ पे ये बात रिलीजियस सेंटिमेंट पे अटैक करने की नहीं है, लेकिन जिस पद पे बैठा व्यक्ति अगर कोई बयान देता है अगर इस रूप में, ये बड़े हास्यास्पद हो जाता है। और इस बात से तो बिलाल भी हंस रहे हैं। बिलाल, वही बात जेके बंसल जी भी कह रहे हैं कि अगर इतना ही सब कुछ है कि मिट्टी फेंकेंगे मिसाइल बन जाएगी, तो क्यों अपने रक्षा बजट में इतना ज्यादा पैसा आप लोग बर्बाद कर देते हैं? आवाम को खाने को पैसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर सेना के ऊपर, जब वहां पे तो जरूरत भी नहीं आपको। इस बात पे तो आप भी हंसने लगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया, लेकिन मैं फिर कहूंगा ब्यूटीफुल लेडी नॉलेज, बात तो सुन लेना, मैं सुनता हूँ आप बात सुन लें। हमारे डॉक्टर इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर है कि काफिर है तो शमशीर पर करता है भरोसा, मोमिन है तो बेदेख भी लड़ता है सिपाही। आसान अल्फाज में मैं इसको बयान कर दूंगा, लेकिन मैं डॉक्टर इकबाल के शेर को, जिन्हें यही कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लेकिन बाद में इवॉल्व हुई चीजें और उन्होंने अपना नजरिया बदला। मैं ये कहूंगा, मोदी है तो शमशीर पर करता है भरोसा, मुनीर है तो बेदेख भी लड़ता है सिपाही। ठीक है, ये है मेरा आंसर। यानी मोदी साहब तो अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ पर, अमेरिका की टेक्नोलॉजी पर, यूरोप की टेक्नोलॉजी पर, इजरायली टेक्नोलॉजी पर, रूस की टेक्नोलॉजी पर भरोसा करते हैं। पर जब मुनीर की बात आती है, जब आसिम मुनीर की बात आती है, तो वो ये चीजें जो है ना, ये टेक्नोलॉजी, ये जहाज, ये एटम बम, वो इन चीजों को नेसेसरी नहीं समझते। वो कहते हैं ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ वॉरफेयर, लेकिन वो बेदेख भी लड़ पड़ता है। यानी बेदेख, अगर आज मैं आप लोगों को हकीकत बता रहा हूं, हमें ये भाई कह रहे हैं ना, ये अगर अल्लाह ताला पे इन्हें यकीन है तो फिर इनके 15 फौजी क्यों शहीद हो गए, मैं तो शहीद कहूंगा। या फिर ये असला क्यों रखते हैं, ये अपनी फौज क्यों रखते हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है कि ऊंट बांधो, उसके बाद मेरे पे तवक्कल करो। जब इन्हें चीजों का ना समझना हो ना, तो फिर इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। बात यह है कि अगर पाकिस्तानी आर्मी के पास, जो आज की पाकिस्तान की आर्मी है, जो आज की आसिम मुनीर जिसको लीड कर रहा है, काबा की कसम, अगर इनके पास असलहा क्या, इनके पास एक डंडा भी ना, स्टिक भी ना, फिर भी ये 7 लाख जो मेरी फौज है, ये इंडिया की तरफ बेदेख भी लड़ पड़ेंगे। तो इसलिए हमें, क्योंकि हमारा ईमान है, अब वो बात करें 72 हुरों की, अगर आप इस तरफ आज बात लें, मेरा ईमान है कि अगर मैं अपने मुल्क की हिफाजत करते हुए, अगर मैं नॉन मुस्लिम से लड़ते हुए, अगर मैं एग्रेशन को डिफेंड करते हुए, मार्क माय वर्ड्स, मेरी इस बात तो ये नहीं कि मैं किसी नॉन मुस्लिम को मार दूं मुझे जन्नत मिलेगी, ये भी झूठ हो गया। कुरान कहता है सेविंग वन लाइफ इज tantamount टू सेव होल मैनकाइंड, किलिंग वन इनोसेंट पर्सन इज tantamount टू किल होल मैन। देख सके तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि हमारा ये ईमान है कि अगर हम अल्लाह के रास्ते में दुनिया से चले जाते तो हम शहीद हैं, तब भी जिंदा है। तो इनको इस बात की समझ नहीं है कि हमें 72 हुरें भी मिलेंगे इंशाल्लाह ताला,
हम शहीद भी होंगे और हमें अरे हंसने की जीते जी जरूरत अच्छे नहीं है। कर्म कर बस लीजिए। चलिए आगे आपने आप इतना पूछना इतना चाहो तो फिर खूबसूरत उसका शेर आंसर पढ़ा, मैं बता देती हूँ, एक शेर मैं भी दे देती हूँ। यहाँ हर जनरल खुदा का पैगाम बताता है और असलियत में मुल्क को अंधेरे में ले जाता है। और एक और सुन लीजिए जरा, खुदा के नाम पर जब खून की नदियां बहती हैं वो इबादत नहीं सत्ता की साजिशें कहती हैं। अब आप एक नहीं, आप दो दो ले लीजिए यहाँ पे। सिरोही जी जरूर इसका सही तरीके से जवाब देंगे। सर, जो हर जनरल खुदा का पैगाम बताता है असलियत में मुल्क को अंधेरे में ले जाता है, ये यही तस्वीर दर्शाती है क्या? गीदड़ भपकी साजिशें, एक के बाद एक बड़ी साजिशें। अब क्या ये कहा जाए पाकिस्तान की सेना के दिन इस रूप में आ गए हैं क्या कि यहाँ पर अब इस रूप में एक अलग तरीके से मैसेज दिया जाएगा? सिरोही जी। नैना जी, मुझे तो पहली बात तो बड़ा अफसोस होता है कि जब ये देखता हूँ कि पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है एक जो है मौलवी की तरह बात करता है, तो मुझे बड़ा अचंभा होता है कि उस लेवल तक पहुंचा कैसे। ऐसा आदमी अगर हमारी फौज में होता तो ये मेरा ख्याल इसका अब तक कोर्ट मार्शल हो जाता या ये अब तक मेजर ही रिटायर हो जाता। नंबर 1। नंबर 2, ये कोई पाकिस्तान के लिए नई बात नहीं है। ये जो बोल रहा है कि जी हमारे तो मिसाइल रेत फेंके तो मिसाइल बन जाती है, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि इनकी जो फौज है या इनके अवाम है, या तो वो अनजान है या जो है वो इतने हिप्नोटाइज कर गए या इतने डरे हुए हैं कि इस जनरल की इतनी बातें मानते हैं और इतनी बातें बोलता है और सब लोग इसका यकीन कर रहे हैं। बाकी जो इससे जूनियर जनरल्स हैं वो क्या कह रहे हैं, वो इसको क्यों नहीं बताते कि इस तरह की स्टेटमेंट देने से दुनिया हंसती है, जैसे बिलावल साहब हंसते हैं। और मैं इनके साथ पिछले शो में भी था, ये हंसते बहुत हैं, लेकिन जब इनसे कोई पेचीदा सवाल पूछा जाए तो ये चुप हो जाते हैं या इनको गुस्सा आ जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो बातें हैं, ये जनरल साहब जो बोल रहे हैं, ये पॉलिटिशियंस की, जो इनके फील्ड मार्शल हैं, जिसको फील्ड मार्शल, हम तो फील्ड मार्शल कहेंगे क्योंकि हार के बाद भी जो अपने आप को फील्ड मार्शल बना देता है वो फील्ड मार्शल है, ना कि फील्ड मार्शल है। ये अपने आप को उसको जो मर्जी खुदा बना दे, जो मर्जी बना दे। अब दूसरी चीज ये है कि ये जो कह रहे हैं कि हम तो अमन चाहते, हम तो अगर अमन चाहते तो 20% अपना डिफेंस बजट क्यों बढ़ाते हैं? इन्होंने अपना 20% डिफेंस और बढ़ा मैं तो दिया। कहती हूँ सर, जब यहाँ पर अगर मिट्टी से मिसाइल बनाने की ताकत रखते हैं, पता नहीं अगर इतनी ताकत रखते हैं आसिम मुनीर, तो बजट की तो जरूरत भी नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूं। तो जब ये अगर रेत से मिसाइल बन जाती है और ये अल्लाह की फौज है, तो फिर डिफेंस बजट क्यों बढ़ा दिया गया? इससे अच्छा तो अपनी शिक्षा पे खर्च करते, अपने हेल्थ इश्यूज पे चेक करते, महंगाई को कम करते, डिफेंस के ऊपर क्यों बढ़ा? इसका मतलब आपको अपनी काबिलियत के ऊपर, आर्मी को प्रोफेशनलिज्म के ऊपर भरोसा नहीं है, और गलती इनकी नहीं है। कब तक भरोसा करेंगे? 1948 हुआ, इन्होंने सोचा था कि जो उनको खिलाफ वो बोल के कि भाई ये तो ट्राइबल लोग हैं, वहां घुसा दिया इन्होंने, कहा जम्मू कश्मीर को कब्जा कर लेंगे। उसके बाद जब मार पड़नी शुरू हुई तो ये जो है वहां से इनको खदेड़ दी गया। वो तो उस टाइम की लीडरशिप थी, ऐसी थी, सीजफायर हो गया, नहीं तो आज पीओजे के भी हमारे पास होता। नंबर 1। नंबर 2, 65 में अयूब खान साहब को भी गलतफहमी थी कि 62 की लड़ाई में भारत का जो है चीन के साथ प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, तो वो जाके जो है लाल किले पे झंडा लहराएंगे। उसके बाद याया खान साहब आए, उनको तो शराब पीने के अलावा कोई मतलब नहीं था। जो भी स्टेटमेंट देते थे वो शराब पी के देते थे, और उनके कोर कमांडर्स ने ये कह रहा था कि 8 बजे के बाद अगर याया खान साहब कोई ऑर्डर देते उसको मानो मत, ये उनकी काबिलियत थी। उसके बाद है परवेज मुशर्रफ साहब, उन्होंने जो है अपने ही प्रधानमंत्री की पीठ में छुरा घोंपा और कारगिल किया, और कारगिल में मुंह तोड़ जवाब मिला उनको। तो ये तो सिर्फ उनके बोलने की बात है, और वो बोलते इसलिए क्योंकि आवाम को बेवकूफ समझते हैं, ताकि आवाम का जो है भरोसा आर्मी के ऊपर रहे और आर्मी का बजट बढ़ता रहे, और बजट बढ़ने के बाद वो पैसा करप्शन के दौर पर लंदन में, अमेरिका में इन्वेस्टमेंट हो जाए। जैसे बवेजा साहब ने खूब पैसा कमाया और अब बाहर चले गए और वहां पे अपना आराम से जिंदगी जाए। इसी तरीके से मुनीर साहब भी चले जाएंगे कमांड करके, और उसके बाद वो भी बाहर सेटल हो जाएंगे। तो ये इनका वो है। मैं अपने दर्शकों को एक बात ये बताती चलूं कि भले ही यहाँ पर बिलाल इस बात से इत्तेफाक यहाँ पे स्वीकार करें या ना करें, इत्तेफाक जरूर रखते होंगे, जिस तरह से खासतौर से आसिम मुनीर को अब एक तरह से उनके इस बयान के साथ, वैसे तो उनको जिहादी जनरल कई रिपोर्ट्स में कहा गया, जैसे मैंने अगर इससे रिलेटेड आर्टिकल सर्च करना शुरू किए तो उन्हें जिहादी जनरल कहा गया,
लेकिन हमारे दर्शकों को जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ आसिम मुनीर पहले ऐसे जनरल नहीं है जिनकी तरफ से इस तरह से जिहादी सोच जबरदस्ती थोपने या फिर एक अलग तस्वीर पेश करने की कोशिश की गई। इसमें जनरल मोहम्मद जियाउल हक का नाम नहीं भूलना चाहिए। उन्हें मिलिट्री डिक्टेटर कहा गया और उनकी सरकार ने इस्लामाइजेशन को एक तरह से बहुत बड़े स्तर पर लेकर गए और निजाम मुस्तफा के तौर पर ये एक तरह से पैगंबर के शासन जो थे उसी सेना के अंदर धार्मिक विचारों को मजबूत करने की कोशिश की। जनरल जो मेजर जनरल थे एस के मालिक, उनकी भी इसी तरह से एक बड़ी इस्लाम की कट्टर व्याख्या और जिया के समर्थक बताए जाते हैं। जनरल फजले हक का भी नाम ऐसे ही सामने आता है। इसी तरह से जनरल महमूद अहमद भी आते हैं। तो एक लंबी फहरिस्त यहाँ पर नजर आती है बंसल जी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि उसी विचारधारा को थोप तो रहे हैं, बढ़ा तो रहे हैं, लेकिन उसी जिहादी सोच को, जहर उगलने वाली सोच को अंजाम देते हैं, बढ़ाने की कोशिश करते हैं आसिम मुनीर। और इसके बड़े उदाहरण नजर आए हैं स्पष्ट तौर से। हाल ही में जो बड़े ब्लास्ट जो यहाँ पर देखे गए, बड़ी साजिशें हुई और उसको जो डिकोड किया भारतीय सेना की तरफ से। बिल्कुल ये जिहादी मानसिकता है। और अगर ये अल्लाह के नाम पर और इस्लामिक नाम पर बात करते हैं तो टीटीपी भी तो यही कह रहा है। टीटीपी ये तो कह रहा है कि हम तो यहाँ पर सरिया कानून लाएंगे और आप जो भी काम कर रहे हैं वो जो इस्लाम के अगेंस्ट है, इस्लाम में कोई भी उस तरह की हरकतें नहीं होती जो आप कर रहे हैं। तो अब अगर इनको, तो फिर ये टीटीपी के साथ क्यों लड़ रहे हैं? तो टीटीपी को भी अपने में मिला लें। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा, अगर मिट्टी फेंक करके मिसाइल बनाने वाली बात है तो फौज की जरूरत क्या है? मिट्टी तो कोई भी एक मजदूर भी डाल देगा ले जा करके, जो है वो मिसाइल बन जाएगी। वैसे तो बंसल जी अगर देखा जाए तो बात तो सही है, इन्होंने पत्थरबाज उसी रूप में तो बनाए थे, पत्थरों को इन्होंने हथियार बनाया, पाव पाव के बम बनाए और उसी रूप में, उसी जिहादी मानसिकता के माध्यम से एक बड़ी तस्वीर पेश करने की कोशिश की। तो ये तो जो है ना, इस तरह से बिल्कुल कोई रेस्पॉन्सिबल है। हमारे जो जनरल साहब ने, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा कि अगर इनको पीसफुल बात करनी है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं और इनको अपने आप को सुधारना पड़ेगा। अब वो जो बजाय कोई ऐसी बात करने के, एक्चुअली क्या है कि आपको इस बात को जरूरी ये समझना पड़ेगा, जैसे कि बार बार कह रहे हैं, अब जो हमारे जो पत्रकार हैं, हमारे भाई पाकिस्तान से, उनकी ये एक उनकी जिम्मेवारी बनती है ये कि सच्चाई को लाएं। और जो इन्होंने कहा कि जी भाई ये तो गैर मुस्लिम को मारने से जो है सिर्फ 72 हुरे या वहां पे जन्नत में जगह मिलती है। अब जो ये टीटीपी को मार रहे हैं वो क्या गैर मुस्लिम? वो भी तो मुस्लिम है। या बलोच के ऊपर में जो अपनी जनता पार्टी को मार रहे हैं वो भी तो मुस्लिम है। तो उसको मारने के लिए तो फिर तो इनको उसको क्यों मार रहे हैं? इनका क्या तर्क है? ये जो अपने ही स्टेटमेंट को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो ये बल्कि पत्रकार की जिम्मेवारी ये होती है कि वो सही रास्ता बताएं। जैसे कि इनके एक आरजू काजमी है, कमर चीमा है, वो जो बताते हैं वो थोड़ा सा सही रास्ता दिखाते हैं। तो वहां की जो फौज है पाकिस्तान की, वो जनता को गुमराह करके डराती है, डरा करके जितना भी पैसा मिलता है और बजट आता है उसको खा जाती हैं। जनरल सारे इकट्ठा कर लेते हैं, विदेशों में भेज देते हैं। मुनीर ने भी बाहर भेजा हुआ है। जब सिंदूर की बात आई तो अपनी वाइफ को न्यू जर्सी और लंदन में भेज दिया। तो इस प्रकार से वहां की जनता को डरा डरा करके, भारत का डर दिखा करके ये अपनी रिलेवेंस बनाना चाहते हैं। नॉन प्रोफेशनल आर्मी है, ना कोई लड़ाई लड़ती है। अगर कोई बात होती है तो कुछ टेररिस्ट पाले हुए हैं जिससे कि उनको भेज देती हैं। इनकी हिम्मत डायरेक्ट लड़ने की है नहीं। तो पाकिस्तान का हाल बहुत बुरा है। और इसी तरह की ये अब भारत को परेशान करने के लिए इन्होंने बांग्लादेश में भी कुछ टेररिस्ट के वो पाले हुए हैं। इस तरह से देखते हुए तो पाकिस्तान का हालात बहुत खराब हैं और इनकी सारी इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के बयान। लेकिन सर इसके बावजूद वो हिंदुस्तान के प्रति किस तरह से घृणा भावना रखते हैं उसका अंदाजा हम इसी रूप में देख सकते हैं ना, कि कैसे पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को पनाह देते हैं जो हिंदुस्तान में लगातार इस तरह से घटनाओं को अंजाम देते हैं, साजिशें रचते हैं। मैं शरदेंदु जी का रुख करूं, लेकिन उसके पहले अपने दर्शकों को ये भी बताती चलूं, ये वही आसिम मुनीर है जिन्होंने बाकायदा ये भी कहा था कि पाकिस्तान को परमाणु राष्ट्र कहा जाता है। अगर पाकिस्तान पर जरा सी आंच आई तो आधी दुनिया को ले डूबेंगे। जब भारत ने ऑपरेशन कहा जाए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और 2.0 की जब बात कही, उसके पहले बहुत स्ट्रैटेजी के साथ में पाकिस्तान को जवाब दिया गया था। जिस रूप में पानी बंद किया गया तो उसमें यह भी कहा गया कि अगर हिंदुस्तान बड़े रूप में अगर बांध बनाता है और बांध के माध्यम से पानी बंद करता है तो हम 10 मिसाइलों से उसको एक तरह से उसे तबाह कर सकते हैं। ये वही आसिम मुनीर हैं जिन्होंने अपनी मानसिकता एक तरह से जनता के सामने ये स्पष्ट कर दी कि उन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान की गले का नस बताया था। तो ये स्पष्ट हो गया कि भू राजनीतिक मुद्दा नहीं उनके लिए, बल्कि एक तरह से बड़ी आइडियोलॉजी है।
शरदेंदु जी, और दूसरी तरफ एक बार फिर वो गीदड़ भभकी ये देते हुए नजर आते हैं कि अगर जरा सा छेड़ते हैं तो उसके बाद में जवाब दिया जाएगा। कैसे जवाब देंगे? बल्कि हमारे पास में इतना बड़ा एक मौका है जो हाल ही में दिल्ली में लाल किले पर ब्लास्ट होता है, लाल किले के पास में उसके तमाम डॉट्स कनेक्ट हो जाते हैं सीधे पाकिस्तान से। तो वो क्या ये उनकी छटपटाहट है और कवर करने की कोशिश है क्या? देखिए, यही पाकिस्तान की प्रॉब्लम है आज की डेट में। पाकिस्तान में जो सुगबुगाहट है, जिस तरीके की एंग्जाइटी है, जिस तरीके से वहां पे एक तरीके का भय का वातावरण बना हुआ, उनको लग रहा है कि कहीं हिंदुस्तान ने अगर दिल्ली वाले ब्लास्ट को अगर टेररिस्ट एक्ट का नाम दिया और ये कंटिन्यूएशन ऑफ वॉर हुआ तो अब आगे क्या होगा, इसके लिए तमाम तरीके का स्पेकुलेशन, तमाम तरीके के ड्रिल प्रोसीजर हमारे समझ से चल रहे होंगे। और पाकिस्तान में देखिए एक चीज तो है, वो धर्म का इस्तेमाल अपने सैनिकों को मोटिवेट करने के लिए करते हैं। इसकी शुरुआत जियाउल हक ने की था और ये परंपरा सेट हो गई। इसके पहले ये इस एलिमेंट का यूज इस एक्सटेंट पे नहीं होता था, लेकिन अब जियाउल हक के बाद से तमाम जनरल जो भी आ रहे हैं उनमें इस तरीके की मानसिकता बड़ी भरी हुई है और इसी के तहत वो अपने सोल्जर्स को मोटिवेट करते हैं। उनको ट्रेनिंग करने के बजाय उनको उनके लड़ने के जो वेयर विदॉल है वो देने के बजाय एक धार्मिक उन्माद फैलाते हैं। इसी के तहत असीम मुनीर ने जगलर वेन की बात कही थी। इसी के तहत वो पीओके का मामला और पूरे जम्मू एंड कश्मीर का मामला टाइम टू टाइम उठाते हैं और उसको इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश करते हैं और हर चीज का एक टोकन रिप्लाई करते हैं, चाहे वो बालाकोट की स्ट्राइक रही हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर रहा हो, एक उसका जवाब वो अपने तरफ से इमीडिएटली देते हैं जिससे कि वो अपनी जनता को कन्विंस कर सकें। एक यही पाकिस्तान की आर्मी जिसकी क्रेडिबिलिटी जीरो हो रखी थी, इनके कोर कमांडर के घर के अंदर जन मानस घुस गया था। इस क्रेडिबिलिटी को टू सम एक्सटेंट असीम मुनीर रिवाइव कर पाए। तमाम तरीके के वो मेजर्स अडॉप्ट कर रहे हैं जिसमें लेटेस्ट है 27th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो किया है। अब ये तो किसी लॉ द्वारा भी नहीं ट्राई किए जा सकते। एक तरीके का वहां पे मिलिट्री रूल लागू कर दिया गया है क्योंकि जब असीम मुनीर लॉन्ग पीरियड तक रहेंगे, कोर्ट द्वारा उनको इम्प्लीकेट नहीं किया जा सकता, तो और जबकि आपके प्राइम मिनिस्टर कोर्ट द्वारा आपको इम्प्लीकेट किए जा सकते, उनके ऊपर केस चल सकता है। साथ में उन्होंने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड क्रिएट कर दिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की भी पावर को कम कर दिया है। तो ये जब जो व्यवस्था आज की डेट में पाकिस्तान में बन रही है वो एक छत्र राज्य, एक छत्र पावर मिलिट्री के चीफ को देने की बात की और आज की डेट में कंबाइंड फोर्सेस के वो चीफ भी बन गए, यानी कि नेवी और एयरफोर्स भी उनके अंदर आए। तो इतनी सारी पावर सिर्फ एक आदमी के अंदर में दे दी गई और वहीं शाहबाज शरीफ मार्जिनलाइज्ड है, आसिफ अली जरदारी का कहीं पता नहीं लगता। तो जब इस तरीके की तैयारी पाकिस्तान में चल रही तो आपको इसको बड़े माइन्यूटली देखना पड़ेगा और साथ में उस पर्सनालिटी को एसेस करना पड़ेगा असीम मुनीर की कि ये है क्या चीज। ये देखिए अपने सारी इंटरनल प्रॉब्लम के लिए हिंदुस्तान या अफगानिस्तान को जिम्मेदार फहराता है और जब भी वहां कोई एक्शन होता है, कोई टेररिस्ट एक्ट होगा, कोई भी ऑपरेशन चलेगा, उसका सीधा सीधा ब्लेम हिंदुस्तान को मरता है क्योंकि हिंदुस्तान की घनिष्ठता अफगानिस्तान से होती जा रही। तो मेरा कहने का मतलब कि चिंता इसलिए हिंदुस्तान को करनी चाहिए कि ये तमाम तरीके के अपने स्लीपर नेटवर्क को एक्टिवेट करता है, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा और तमाम ऐसे नॉन स्टेट एक्टर की फंडिंग कर रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है और इसका अल्टीमेट इस्तेमाल हिंदुस्तान के खिलाफ करता है। और हिंदुस्तान अगर इसमें कमिटेड है कि कोई भी टेरर ऑफ एक्ट अगर वॉर माना जाएगा तो अब आने वाले दिनों में इस तरीके की संभावनाएं बढ़ती है कि आपके पास टेरर अटैक होगा। और जिस तरीके से जो फरीदाबाद का टेरर मॉड्यूल है, जिस तरीके से व्हाइट कॉलर टेररिज्म, जिस तरीके से लिंकेजेस फैला हुआ, मेरा मानना है कि ये सीज होने वाला नहीं है। एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी घटना होंगी क्योंकि अब पाकिस्तान डिस्टर्ब है, पाकिस्तान के चारों स्टेट डिस्टर्ब है, वहां घटनाएं होंगी और उसका ठीकरा हिंदुस्तान पे फोड़ा जाएगा और हिंदुस्तान के स्लीपर सेल को एक्टिवेट करके इस तरीके की घटनाएं होंगी। इसलिए सिक्योरिटी फोर्सेस को सजग रहना है। कवर करने के लिए तो अपने देश में ही अपने ही लोगों के लिए ये कहा जाए झूठे और फेक हमले करवा लेते हैं। जैसे भारत में धमाका हुआ है, एज इट इज कॉपी करने की कोशिश होती है और ये दर्शाने की कोशिश होती है कि भाई हमारे साथ में गलत हुआ, हम है विक्टिम, हम है विक्टिम, हम है विक्टिम।
इसीलिए ये आदमी खतरनाक आदमी, इसको अंडर मॉनिटर, इसकी गतिविधियों को अंडर सर्विलेंस और बड़े ही माइन्यूटली देखना होगा। और ये स्टेटमेंट से काबू में आने वाला नहीं है। आपको तमाम ऐसे एक्शन करने पड़ेंगे जो वो उसको अंडर प्रेशर किया जाए। देखिए वो अपने को पूरी तरीके से सिक्योर करता चला जा रहा है, चाहे उसकी जनमानस में हो, पैट हो ना हो, आर्मी में उसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो चाहे ना हो, वो अपनी पोजीशन को स्ट्रांग कर रहा है और एक जिहादी मेंटालिटी के साथ वो काम कर रहा है, जो कि डेंजरस ट्रेंड है इस पूरे के पूरे रीजन में। डोनाल्ड ट्रंप इनको 2 बार अपने यहां बुला चुके हैं, सेंटकॉम में बुला चुके हैं, तमाम तरीके के इनको इन्विटेशन देते हैं और आपके प्राइम मिनिस्टर को साइडलाइन किया जाता है। उनको पता लग गया है कि पाकिस्तान में आज की डेट में सेना का जो दबदबा है वही सारी चीजें कर रहा है। वो आज से नहीं हमेशा से करता रहा, लेकिन आज की डेट में ये फोर फ्रंट पे आ रखा है। लिहाजा इस पर्सनालिटी को मॉनिटर करना इस रीजन की स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि ये जिहादी वक्तव्य देते देते इस पूरे इलाके को टर्मोइल की स्थिति में कन्वर्ट कर दे। तो ऐसे लोग बड़े और सर यही तो वजह है कि जिस तरह से बाकायदा इसको लेकर इतना प्रेशर बनाया गया कि संविधान में संशोधन करा दिया गया, अपने आप को एकदम क्लीन चिट, हमेशा सिर्फ एक बार नहीं हमेशा आगे के लिए भी। इसी बात को लेकर सिरोही जी का मैं रुक करना चाहूंगी। शरदेंदु जी जो बात कर रहे थे सर, मैं चाहूंगी आप उसको आगे बढ़ाएं। तो क्या अब वक्त है एक्ट ऑफ वॉर इसे मानते हुए दिल्ली का रेड फोर्ट इलाके में जो पूरी साजिश रची गई और एक के बाद एक जो तमाम डॉट्स कनेक्ट हुए, तो क्या अब ये सबसे पीक टाइम है ऑपरेशन 2.0 सिंदूर का एक रूप में फिर से शुरुआत हो जाएगी, एस्केलेट हो जाएगी? मैं ब्रिगेडियर साहब की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। ये आदमी की जो साइकोलॉजी मैपिंग और इसकी पर्सनैलिटी मैपिंग करनी जरूरी है। जैसा कह रहे हैं जिस तरीके से वो बढ़ रहा है और अपने जो है पावर्स को बढ़ाया जा रहा है, आप वो दिन दूर नहीं है। और ये चाहता है कि भारत के साथ इसका स्मॉल स्केल वॉर हो जाए। बड़ा वॉर तो ये लड़ भी नहीं सकता क्योंकि इतनी पाकिस्तान आर्मी में क्षमता नहीं है जो इतने दिन तक लड़ सके। सर मैं एक बात और इसमें ऐड करना चाह रही हूँ, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, क्योंकि कुछ समय पहले यही आसिम मुनीर है, हमें याद है कि जब कहा था कि भाई मुझे कोई लालसा नहीं है, मुझे कोई लालच नहीं है राजनीति का, मुझे तो अल्लाह ने पाकिस्तान की रक्षा के लिए भेजा है और मैं शहादत देने को भी तैयार हूं। ये मानसिकता लोगों के सामने अपनी छवि क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं एक तरह से आसिम मुनीर। नैना जी जो इनकी जो ये बोल रहे हैं कि जी मैं अपने देश के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हूं, मुझे पावर नहीं चलती, ये तो आप देखिए कि जो पिछले 6 महीने में हुआ है, जब 4 दिन की ऑपरेशन सिंदूर चला था तो ये बंकर से बाहर नहीं आए थे। नंबर डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि खासतौर से इंडिया ने जो टारगेट साधे उसमें आसिम मुनीर भी हो। हाँ, ब्रह्मोस मिसाइल जिस हिसाब से चल रही थी तो इनको खतरा था कि तुम्हारे ऊपर आएगी, तो इसलिए वो 4 दिन गए नहीं। और इसी वजह से ज्यादातर जो इंक्लूडिंग पॉलिटिकल लीडर्स बिलावल साहब और बाकी जो आसिम मुनीर साहब ने अपनी फैमिली पूरी भेज दी थी और उन्होंने ठीक भेजी थी जो उनको खतरा था। और हो सकता है वो खुद भी जो है उसके अंदर हो जाते तो बंकर में घुस गए तो शायद वो बच गए। ये तो उनकी जो है बहादुरी और शहादत की बात मैं करता हूँ। नंबर दूसरा, जिस हिसाब से वो कह रहे हैं जी मैं पावर नहीं लेना चाहता, वो 27th अमेंडमेंट ने साफ बता दिया है। और सबसे चीज, मुझे इससे कोई एतराज नहीं है, आप अपने आर्मी चीफ को जो है कंबाइंड डिफेंस फोर्सेस का चीफ बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सबसे पहले जो है, मैं पिछली बारी भी आपके चैनल पे ही था, तब मेरा सवाल ये था कि अगर आपने बनाना है लेकिन आप उसको इम्यूनिटी क्यों दे रहे हो? आप ये क्यों कह रहे हो कि जी इस आदमी ये जो भी करेगा लेकिन इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, इसकी इम्पीचमेंट जो है सेनेट में या इनके नेशनल असेंबली से ही हो सकती है, बाकी नहीं हो सकती। इसका मतलब ये है कि इस आदमी के दिल में कोई ना कोई नापाक इरादे हैं, ये कुछ ना कुछ अपने देश को भी बर्बाद करेगा और ये भारत के साथ चाहता है किसी तरीके से कुछ लड़ाई हो जाए जिससे इसका कंट्रोल और ज्यादा बढ़ जाए, बजट और ज्यादा बढ़ जाए और उस बजट का पैसा लेके वक्त आने पर ये वहां से निकल ले। नंबर 1। नंबर 2, अब सवाल ये आता है कि क्या भारत को इसका मुकाबला कैसे करना चाहिए? मेरा अपना ये पर्सनल मानना है कि हमको ऑपरेशन 2 हमको काइनेटिक एक्शन नहीं लेना चाहिए। हमको सिर्फ 2 काम करने हैं। बलूचिस्तान को हमको सपोर्ट करना चाहिए वेपन से, हर चीज से। उनके जो वहां पे बलोच जो है हैं, उन्होंने कहा है कि आप हमें दिल्ली में एक ऑफिस दे दो और हम जो है और थोड़ा बहुत हमको हथियार दे दो या वो दे दो, हम अपने आपका काम हम अपने आप कर लें। नंबर दूसरा, इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में बढ़ाना चाहिए। अगर हम ये 2 काम कर ले तो हमें पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन 2.0
करने की काइनेटिक जरूरी नहीं है, बाकी मतलब आप काम कह रहे हैं हमको सर करने स्ट्रेटेजी वाइज करना चाहिए, लेकिन भारत की हमेशा से नीति रही है खुद को मजबूत करने की, और भारत किस तरह से शांति प्रिय देश है, हमेशा जब भी जंग की बात होती है तो दूसरों को भी हमेशा शांति की अगर हम एक तरह से संदेश देते हैं, इसीलिए इस रूप में हमेशा बहुत स्ट्रेटेजी वाइज चला करते हैं, खासतौर से अपने आप को बढ़ाने के लिए। लेकिन मेरे साथ में पाकिस्तान से भी कनेक्ट हो सकते हैं। जी जी एक पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो है आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है और हम इसको फॉलो करते हैं शांति का, लेकिन ये शांति का प्रस्ताव या शांति का माहौल उस आदमी के साथ करना चाहिए जो आदमी इस भाषा को शांति की भाषा को समझता है। कई आदमी होते हैं वो शांति की भाषा नहीं समझते। यानी आप कह रहे हैं टिट फॉर टैट हो, यही बात है कि जिस भाषा में बात हो रही है उसी भाषा में जवाब हो, उसी भाषा में उसको समझाया जाए। उसको समझाने का मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, बलूचिस्तान को सपोर्ट करो, अफगानिस्तान में इन्फ्लुएंस बढ़ाओ, ये इसके साथ लड़ने की कोई जरूरत नहीं, अपने आप घुटने पे आ जाए, है ना जी। ठीक है सर, यानी कि आप कह रहे हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये कहावत है वेल, लेकिन ये कि उसको उसी रूप में जवाब जरूर देना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ तो सेना जो है, हमारी सेना तो देशभक्ति पर चलती है, किसी रेडिकलाइजेशन पे नहीं चलती ना सर, कि मिट्टी फेंकी या फिर अगर रेत फेंका तो वो मिसाइल बन गया या बम बन गया। हमारे यहाँ तो राष्ट्रभक्ति पे चलती है और किसी एक विचारधारा पर भी नहीं। इस हमारी जो सेना है उसमें अलग अलग कौम के अलग अलग लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, और सबकी सिर्फ एक ही इच्छा है और एक ही की भक्ति करते हैं, वो है राष्ट्र की भक्ति। तैयब बलूच भी हमारे साथ में कनेक्ट हो चुके हैं। तैयब बलूच, वैसे स्वागत है आपका, बहुत लंबे वक्त के बाद में आपसे कनेक्शन हो रहा है इस चर्चा के बाद में। बीच में बड़े लंबे वक्त से खासतौर से पाकिस्तान की तरफ से जो साजिशें रची जा रही थी उसको लेकर एक बड़ा अंतराल आ गया, लेकिन आसिम मुनीर अभी भी समझ नहीं रहे हैं। वही बात है, चोर की दाढ़ी में तिनका है क्या? वो कहते हैं कि भाई मैं तो शहादत के लिए तैयार हूं, रेडिकलाइजेशन, इस्लामिक रेडिकलाइजेशन के माध्यम से अपनी सेना को मजबूत कर रहे हैं। वो ये कौन सा जहर घोल रहे हैं? देखिए नैना जी, हर चीज को देखने के दो रुख हैं। साफ ज़ाहिर है आप इंडिया वाले जो है वो अपने पर्सपेक्टिव, अपने थॉट्स और अपनी तरतीब के साथ देखते हैं। हम पाकिस्तान के जो लोग हैं, हमारा देखने का एंगल आपसे टोटल डिफरेंट है। आप जो है वो उसको अमन के लिए खतरा करार दे रहे हैं, लेकिन हम समझ रहे हैं कि शायद आसिम मुनीर का जो है वो पाकिस्तान आर्म फोर्सेस में रहना और उसकी कमांड करना शायद बेहतर है मुल्क के लिए, इस खिते के लिए। तो दूसरी बात यह है कि सबसे अहम जो चीज है, जैसे यहाँ पे हमारे दोस्त कह रहे थे कि भारत को जो है वो अब डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट में नहीं जाना चाहिए, भारत को ऑपरेशन सिंदूर 2 जो है वो लॉन्च नहीं करना चाहिए, बल्कि भारत को जो है वो बलोच इंसर्जेंसी जो है उसको सपोर्ट करना चाहिए। भारत को जो है वो अफगानिस्तान में अपना इन्फ्लुएंस जो है वो बढ़ाना चाहिए। तो ऑलरेडी मैं आपको बताऊं कि भारत इस पे काम कर रहा है, और यही वजह है कि पाकिस्तान में जो दो बड़े ग्रुप है जिनको जो टीटीपी है जो अफगानिस्तान से ऑपरेट होती है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उसके ऊपर भारत का इन्फ्लुएंस है। और हमारी जो पाकिस्तान में उसको जो टर्म दे दी गई है वो ये है कि फितनतुल हिंदुस्तान या फितनतुल खारिज। और दूसरा जो बीएलए है या बलोच इंसर्जेंसी है उसके ऊपर भी भारत का इन्फ्लुएंस है। अरे तैयब बलूच, लेकिन आपकी मिट्टी तो इतनी पाक है ना, और आपके जो आसिम मुनीर हैं उनके तो इरादे इतने पाक साफ है ना, वो तो मिट्टी फेंकेंगे मिसाइल बन जाएगी। और फिर क्या आप, वो भी तो आप ही के लड़ाके, सुनिए, और वो भी तो इसी मानसिकता के साथ में चलते हैं, वो भी तो इस्लामिक मानसिकता पर ही चलते हैं, इसी जिहादी सोच पर चलते हैं। तो फिर एक तरह से आसिम मुनीर और टीटीपी की सोच में अंतर क्या हुआ? नहीं, टीटीपी और आसिम मुनीर की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। एक चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये जो जिहादी डोगमा है जो किसी दौर में पाकिस्तान ने भी इस्तेमाल किया, सीरिया ने भी इसको इस्तेमाल किया अगेंस्ट यूएसएसआर, तो जिहादी डोगमा है इसमें देखिए दो चीजें हैं। अगर आप रियल इस्लामिक असूलों के मुताबिक चलेंगे तो फिर जो आसिम मुनीर साहब कह रहे हैं वो बात सच हो सकती है, लेकिन अगर आप प्रॉक्सी बन के जिहाद को यूज तो वो फिर मसाइल डिफरेंट होंगे। एक बात है, ये कुरान मजीद में लिखा हुआ है कि अगर अच्छा, मतलब हम मानेंगे, हम जो करेंगे वो पाक साफ है। अगर उसी सोच को हमारे, या फिर ये कहा जाए कि अगर कोई किसी दबाव को लेकर अगर आवाज उठाता है तो वो जिहादी हो जाएगा। नैना जी, जो जिहाद है ना, जिहाद रियासत इजाजत देती है, जिहाद को इंडिविजुअल इजाजत नहीं दे सकता, जिहाद जो है वो रियासत ही इजाजत देती है। तो
जिहाद हो सकता है। कोई इंडिविजुअल अगर ग्रुप उठता है और वो जिहाद की कोशिश करता है तो वो जिहाद नहीं है। जिहाद के लिए शरई तौर पे, मैं एक शरई फिक्के की बात कर रहा हूँ, शरई तौर पे रियासत का नहीं इजाजत अच्छा देना मुझे एक बात जरूरी है। बताइए, यही बात तो इसी जेके वजह से- बंसल जी भी पहले कह रहे थे, फिर मुझे बताइए कि शरीयत वाली सोच जो है, शरीयत सरकार, टीटीपी या टीएलपी, इनकी एक तरह से मानसिकता रही। टीएलपी भी छोड़िए, टीटीपी की बात कर लेते हैं, तालिबान की बात कर लेते हैं, और वही बात वही शब्द जो है आसिम मुनीर कह रहे हैं। लेकिन चूंकि वो आपके अब फील्ड मार्शल हैं, उनकी जुबान से निकली तो पाक साफ है, टीटीपी की तरफ से निकल रही है तो वो गलत हो गई। दोनों में अंतर बता दीजिए ना। दोनों तो शरीयत की बात करते हैं, दोनों इस्लामिक रेडिकलाइजेशन की बात करते हैं। देखिए, ये कैसा जिहाद है जो मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है? देखिए, जिहाद को अगर हम देखते हैं तो जिहाद जो है वो तो कुफार के साथ किया जाता है, जिहाद जो है वो मुशरिकीन के साथ किया जाता है। मैं खासतन शरई बात कर रहा हूं, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। तो जो मुसलमानों का गला काटे, मुसलमानों के खिलाफ जिहाद करे, वो तो जिहाद नहीं है, वो शर है। और मैं अच्छा, आपको एक मतलब बात बताता शरीयत हूं, में मुसलमान जो है वो दूसरे धर्म का गला काट सकता है क्या? दूसरों का खून बहा सकता है क्या? मैं चाहूंगी इस बाकी गेस्ट का भी ऑडियो आप कीजिएगा, बंसल जी, शरदेंदु जी और सिरोही जी। नहीं काट सकता। अच्छा, वो भी नहीं काट सकता। मैं आपको एक आध बात बताता हूँ, ये जो खारजियों की इस्तिलाह है, ये अर्ली इस्लाम की इस्तिलाह है, ये नबी मोहम्मद अरे तैयब बलूच, मुझे एक बात बताइए, कुछ समय पहले इसी चर्चा में जब मैं मुल्ला मुनीर बोल रही थी तो आप ही के पाकिस्तान से बैठे पत्रकार बड़े ऑफेंसिव हो गए थे कि आप उन्हें मुल्ला मुनीर कैसे कह सकते हैं। तो क्या मुल्ला मुनीर शब्द गलत हो जाता है? मानसिकता तो वही वो पेश की जाती है। ऐसा लग रहा है कि हम किसी सेना प्रमुख की बात नहीं सुनते, किसी मौलाना की बात सुन रहे हैं जेके बंसल जी। बिल्कुल, देखिए, और वही बात जो आपने कही थी कि टीटीपी और पाकिस्तान की सेना में क्या अंतर है? किसी मस्जिद में जाकर के मौलवी बन जाने की आवश्यकता है, वो बिल्कुल एकदम, ये जो जिस तरह की बातें करते हैं, और अब तो बहुत खतरनाक इसलिए हो गया है, जिस तरह से इनको पावर दी गई नहीं, इन्होंने छीनी है। ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, मतलब कोल्ड ब्लडेड कू है ये। तो इसको लेजिटिमाइज कर लिया है रादर देन ये खुद प्रेसिडेंट बनने के या मार्शल लॉ लगाने से। क्योंकि उन्होंने भी देखा, शहबाज शरीफ ले लीजिए या जो भी पॉलिटिशियन है, कि अगर हमने किसी भी तरह का विरोध किया है, इनकी बात को नहीं माना, तो ये कब्जा कर लेंगे और हमारा को बंद कर देंगे अंदर। तो इसलिए इनकी बातों को माना जा रहा है। जैसे कि अभी इन्हें तीनों सेना का कमांड मिल गया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि न्यूक्लियर वेपन का भी जो अथॉरिटी इन्हीं के पास आ गई है, कि जिससे कि ये करेंगे, जबकि पहले सिविलियन के हाथ में होती थी, और कोर्ट की भी बिल्कुल पावर खत्म कर दी गई है। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा पूरे पाकिस्तान के लिए है, पूरे खित्ते के लिए है। तो इस प्रकार से ऐसी मानसिकता जो एक रैशनल थिंकिंग ही नहीं है, जिसकी उसको देखिए, जो पाकिस्तान की जनता है वो टाइम अगेन ये कहते हैं कि हमें भारत के साथ में अच्छे संबंध करने चाहिए। उनके जो बिजनेसमैन है वो भी ये कहते हैं कि हम भारत के साथ बिजनेस करना चाहते हैं। और उनके कई जो टीवी पर हमने कहते सुना है कि हमको नरेंद्र मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए, तो वो तो उनकी जनता ये चाहती है। लेकिन जो इनके जो फील्ड मार्शल हैं, वो गुमराह कर करके, डर दिखा करके इस तरह की जो बातें कर रहे हैं। और रही इस बात की कि इनके, आप देखिए, बलूचिस्तान जो इनका 43% एरिया है, और वहाँ का सारे संसाधन है वो इनके साथ अलग है। खैबर पख्तूनख्वा वो इनके साथ नहीं रहना चाहता, जो है पीओके इनके साथ नहीं रहना चाहता। सिंध वाले भी कहते हैं कि जो दहशतगर्दी है इसके पीछे भर दी है। तो इस प्रकार से देखते हुए अभी जो सेना का खत्म होता जा रहा है डर भी, क्योंकि 2023 में जब इमरान को अरेस्ट किया था तो सेना इनके कोर कमांडर के घर में घुस गई थी। थोड़ा सा उनको एक पॉलिटिकल लीडरशिप सपोर्ट मिला। जी जी जी। और एक और बात यहाँ पर हो जाती है, मैं शरदेंदु जी का रुख करूं, लेकिन उसके पहले जल्दी से तैयब बलोच आपसे एक बात समझने की कोशिश कर रहे हैं। धमाका होता है हिंदुस्तान में रेड फोर्ट पर, उसके तमाम डॉट्स कनेक्ट होते हैं, एक एक करके बड़ी बातें इस दौरान सामने आती हैं, और हाई लेवल मीटिंग शुरू हो जाती है पाकिस्तान में। पाकिस्तान की बॉर्डर एरिया पर बाकायदा चौकसी बढ़ा दी जाती है, नॉट तक जारी कर दिया जाता है। वही बात है, चोर की दाढ़ी में तिनका है, अभी भी वही कंडीशन, और ऊपर से गीदड़ भभकी देते हैं। तैयब बलूच, देखिए नैना जी, हमें हमेशा खदशा रहता है कि हिंदुस्तान में कुछ भी वाकया हो
उस हिंदुस्तान में कोई भी वाकया हो तो उसका इल्जाम पाकिस्तान पे डाला जाता है। मैं उस दिन बड़ा क्लोजली जो है वो लाल किले का जो धमाका था, जो इंसिडेंट था, हमें अफसोस है कि वहां पे जानी नुकसान हुआ, हम नोट कर रहे थे। तो उस टाइम जो इनिशियल आपके इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट किया वो ये था कि गैस सिलेंडर अटैक है, लेकिन वो फिर आपकी तहकीकात से पता चलेगा। लेकिन हमें ये खदशा था कि इसका एलिगेशन पाकिस्तान पे लगेगा। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि अगर लाल किला में हमला हुआ है, अटैक हुआ है, दहशतगर्दी हुई है, तो फिर पाकिस्तान में वेरी नेक्स्ट डे 2 दहशतगर्दी हमले हुए। एक हमारे कैपिटल में, जैसे इंडिया के कैपिटल में हमला होता है, हमारे कैपिटल में इस्लामाबाद में फेडरल जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के सामने कुछ धमाका हुआ। वो नगरहार से था, अफगानिस्तान से बंदा था, उसका सर भी मिल गया, वो आपने भी देखा होगा। दूसरा, वाना कैडेट कॉलेज में 650 कैडेट मौजूद थे, वहां पे जो है वो टीडीपी ने अटैक किया और वहां पे उनको जो है वो ऑपरेशन के जरिए शुरुआत में वहां पे भी वही गैस सिलेंडर अटैक के सामने आया। फिर आपकी भी तहकीकात में पता चला कि भाई ये तो आतंकी अटैक है, और उसमें भी उतनी ही नंबर ऑफ पर्संस जो कैजुअलिटीज है वो सामने आ जाती है, उसमें भी उतनी ही नंबर ऑफ इंजरीज सामने आ जाती है। कैसे ये बड़ा कोइंसिडेंस है? इसको कोइंसिडेंस समझे या कुछ भी समझे, अब वो वही मैं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह सकता ये महज इत्तेफाक है। हम इस चीज को तो यही देखते हैं कि भारत ने अपनी प्रॉक्सियां अफगानिस्तान में तेज की, और वो लाल किला में जो हुआ तो उन्होंने कहा पाकिस्तान को फौरी उसका जवाब देना है, तो वो फिर जवाब हमें 2 जगहों पे मिला। अरे तो आसिम मुनीर को कहिए कि मिट्टी उठाइए, मिट्टी का गोला बनाइए और फेंक दीजिए उन प्रॉक्सीज पर, वो मिसाइल बन जाएगी या बम बन जाएगी। शरदेंदु जी, वही बात है कि एक तरफ यहाँ पे बात कुछ और होती है, वहां दूसरी तरफ प्रॉक्सी की बात हो जाती है। आखिर आसिम मुनीर का ये डर है या जो अपने बयानों के माध्यम से उसे कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, जो पाकिस्तान के जो हालात हैं आज की डेट में, वहां बड़ी नहीं, ही उनका डर एंजाइटी लेवल बढ़ा हुआ है, क्योंकि जब वहां धमाके हुए तो आपके डिफेंस मिनिस्टर बोलते हैं अफगानिस्तान का हाथ है, आपके प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं हिंदुस्तान का हाथ है, और तमाम तरीके के ऐसे स्पेकुलेटिव स्टेटमेंट दिए जाते हैं विदाउट चेकिंग एनी फैक्ट्स ऑन ग्राउंड। तो ये ऐसी चीजों में ना पढ़ के आपको इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। हिंदुस्तान में जब धमाका हुआ तो जिस तरीके से पाकिस्तान से रिएक्शन आया, जिस तरीके से हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने धरपकड़ की और इस नेटवर्क को ब्रेक किया, और उसके तहत जब जैश-ए मोहम्मद का नाम आता है, जब इसके सरगना पाकिस्तान में बैठे हुए नजर आते हैं, तब हम पाकिस्तान को ब्लेम करते हैं कि उसका पूरी तरीके से हाथ। लेकिन आपके यहाँ होता क्या है कि कोई धमाका हुआ हिंदुस्तान जिम्मेदार है, आपके तालिबान से ताल्लुकात खराब होते हैं, आप कहते हैं हिंदुस्तान जिम्मेदार है, आपके यहाँ बलूचिस्तान की प्रॉब्लम होती है, आप कहते हैं हिंदुस्तान की एक पॉलिसी है कि किसी के इंटरनल मैटर में हम इंटरफेयर नहीं करते हैं। हम अपने नेबर के साथ एक सौहार्दपूर्ण वातावरण चाहते हैं। हमारी जो पॉलिसी है वो नेबर्स फर्स्ट की पॉलिसी है, लेकिन पाकिस्तान इन सारी चीजों को मानता ही नहीं है, सिवाय दहशतगर्दी के, सिवाय जिहादी स्टेटमेंट देने के और कुछ नहीं करता। और साथ में आसिम मुनीर जब से चीफ बने हैं, इसमें इजाफा हुआ है। आप वहां के सेंटिमेंट्स को उभारते हैं, आप किस तरीके से अपने कैडेट को एड्रेस करते हैं, किस तरीके से अपने फौजी स्टैब्लिशमेंट जाके एड्रेस करते हैं, किस तरीके से एक ड्रामा का माहौल क्रिएट करते हैं जिसमें ऐसा लगता है कोई धार्मिक नेता बोल रहा है और आप फैक्ट्स पे बोलते नहीं। जब आप अपने ट्रूप्स को एड्रेस करते हैं या एकेडमी में जाके बोलते हैं तो आप उनको प्रोफेशनलिज्म का ज्ञान दे तो अब तो समझ में आता है, लेकिन आप वहां धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, आप हिंदू मुस्लिम करते हैं, और साथ में एंटी इंडिया का जो एक नैरेटिव आप चलाते हैं वो गलत है। वो दिखाता है कि आप हिंदुस्तान के साथ कंफर्टेबल नहीं है हर फ्रंट पे, चाहे वो इकोनॉमिक फ्रंट हो, चाहे मिलिट्री हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, उसके अंदर आप हिंदुस्तान के का जो इम्प्लीमेंटेशन उसको आप दिखाते हैं। और साथ में आसिम मुनीर के आज की डेट में क्या प्रॉब्लम है, जब आप एग्जीक्यूटिव में इंटरफेयर करेंगे, जब आप जुडिशरी में इंटरफेयर करेंगे, जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेयर करेंगे, तो आपके पास इसी तरीके के जिहादी स्टेटमेंट देने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। मिलिट्री टर्म में या आपने अपने फौजी टर्म में आप बात नहीं कर सकते, तो आप एक डिस्गाइज तरीके से एक डिक्टेटर है वहां के, जो अपने चीजों को मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे आपको उसके लिए पॉलिटिकल डोमिनेंस करना पड़े, चाहे जुडिशरी में इंटरफेरेंस करना पड़े, आप सारे वो हथकंडे अपना रहे हैं। तो आज की डेट में आप पॉलिटिशियन ज्यादा हो रखे हैं और मिलिट्री मैन कम है, और इसी के तहत आप अपनी कार्रवाई कर रहे हैं और आप सेना का ध्यान नहीं रख रहे अपनी।
हिडन एजेंडा और हिडन इच्छा तो वही है। मैं जल्दी से सिरोही जी का भी एक रुख करते हुए स्टेटमेंट लेना चाह रही हूँ। सर, यही बात जो अभी शरदेंदु जी ने कही कि अगर किसी सेना का प्रमुख ही अगर इस रूप में बातें करता है, ठीक है, गीदड़ भभकियां, बयानबाजी या फिर वो डर, तो हम साफ तौर से जो एक्शन मोड नजर आता है बॉर्डर एरियाज पर वो सीधे देखते हैं, लेकिन जिस इस्लामिक रेडिकलाइजेशन या उस जिहादी सोच की बात करते हैं वही सबसे ज्यादा घातक हो जाती है, जो एक अलग मॉड्यूल रिसेंटली इंडिया में नजर आया और खासतौर से फरीदाबाद, जम्मू कश्मीर या अलग अलग जगहों से जो तस्वीर नजर आती है वो व्हाइट कॉलर टेररिज्म, इस्लामिक रेडिकलाइजेशन का ही एक बहुत बड़ा जरिया है। यही एक मानसिकता और यही एक हिडन एजेंडा नजर आता है। सर बिल्कुल नैना जी, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आप इनकी स्टेटमेंट देखें, जब से इन्होंने स्टेटमेंट देनी शुरू करी है तो जहां तक वो स्टेटमेंट जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है उससे साफ जाहिर है कि जो भी यहाँ पे जो आते हैं पाकिस्तान से प्रवक्ता आते हैं, ज्यादातर आप देखेंगे वो उनको डिफेंड करते हैं। इसका मतलब उनको भी जो है हिप्नोटाइज कर दिया गया, उनको भी वो भी ये मानने के लिए तैयार हो गए कि आसिम मुनीर है तो पूरा देश सुरक्षित है और देश में सब कुछ हो जाएगा। तो आसिम मुनीर साहब ने पहले से ही प्लान कर रहा था कि धीरे धीरे करके वो डिक्टेटरशिप की तरह बढ़ेंगे और वो मिलिट्री लीडरशिप को भी रखेंगे और पॉलिटिकल लीडरशिप भी रखेंगे। तो इस तरीके से जो उनके बयान आते हैं वो बयान वैसे ही होते हैं जैसे शहबाज शरीफ के या उनके जो है डिफेंस मिनिस्टर हैं। तो वो दोनों तरफ की गेम खेल रहे हैं। वो आप देखिए कहीं भी अगर मिलिट्री एकेडमी में जा रहे हैं तो वो जिहाद की बात करेंगे, उनकी गलती नहीं है। 1986 में जब इनको कमीशन मिला था उस समय जो है पाकिस्तान के जनरल या पाकिस्तान का जो डिक्टेटर थे वो जनरल जिया उल हुक थे और जनरल जिया उल हुक ही थे जो कि पाकिस्तान में ये जिहाद का जो पूरा का पूरा जो बीमारी फैलाई थी वो उन्होंने फैलाई थी। उससे पहले अयूब खां, याया खां उन्होंने नहीं करा, लेकिन जब से जनरल जिया उल हुक आए उन्होंने ये फौज के अंदर जिहाद घुसाया और आसिम मुनीर उसी टाइम के कमीशन हुए और इनकी पढ़ाई क्योंकि मदरसे में हुई, मदरसे प्लस इनकी जो इंडोक्ट्रिनेशन फौज में हुई, उसकी वजह से इनकी भाषा एक मौलवी वाली भाषा, एक इनकी मिलिट्री लीडरशिप की भाषा नहीं है। और सर ये लैंग्वेज पैटर्न ही दर्शाता है। देखिए ना, उपेंद्र द्विवेदी हमारी तरफ से जब बात करते हैं तो वो कितने सलीके से स्पष्ट ये कह देते हैं कि भाई आखिर अब आने वाले वक्त में ऐसा कुछ होता है या कोई भी इस तरह का अगर हमें एक्ट नजर आता है तो बाकायदा ऑपरेशन 2.0 या और भी तमाम तरीके हैं उसके माध्यम से शिक्षा दी जाएगी और यहाँ के पाकिस्तान के हम मिट्टी फेंकेंगे मिसाइल बन जाएगी। मैं जल्दी से लास्ट एक रिएक्शन तैयब बलूच का लेना चाह रही हूँ। तैयब बलूच, क्या ऑपरेशन 2.0 का डर है क्या सिंदूर का? हालांकि हो गई क्योंकि 2.1 में ही नूर खान एयरबेस की तस्वीर अभी हम पूरे रिकंस्ट्रक्शन की देखते हैं, ऐसी तमाम बड़ी तस्वीरें। अब ये डर होगा कि कहीं पूरा पाकिस्तान या इस्लामाबाद ना उड़ जाए। नैना जी, मैं आपके तवज्जो से जो है वो नरेंद्र मोदी जी को कहना चाह रहा हूँ, अमित शाह को कहना चाह रहा हूँ और अजीत देवल को कहना चाह रहा हूँ कि अपना शौक पूरा कर लें, आजमा लें हमें, हम तैयार हैं, फिर हम जवाब देंगे। अरे फिर बाद में खुद ही बोलेंगे। आप ये सोच, आप खुदा से खैर मनाइएगा कि आपकी ये बात कहीं सुन ना लें अजीत डोभाल, अमित शाह या उपेंद्र द्विवेदी या नरेंद्र मोदी। आप ये खुदा से खैर मनाइए कि वो ये बात सुन ना लें। जी फिर उसके बाद में खुद ही तौबा करेंगे। नहीं, मेरी कोशिश है इंशाल्लाह वो जरूर सुनेंगे, हमारी जरूर पहुंचेगा मैसेज उन तक, हम इंतजार में हैं। ठीक है चलिए, लेकिन उसके बाद में क्या हाल होगा? नूर खान एयरबेस या तमाम तस्वीरें तो हैं ही, लेकिन आप ये मान के चलिए कि ऑपरेशन 2.0 सिंदूर की जरूरत ना पड़े और ऐसे कोई कृत्य ना करें पाकिस्तान में बैठे आतंकी और ISI या आपके आसिम मुनीर साहब। आप ये जरूर खैर मनाइए, आप उन तक मैसेज जरूर पहुंचाइए आवाम का किस तरह से लुटिया डुबो रहे हैं पाकिस्तान की वो। वेल, आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत धन्यवाद। लेकिन भाषा शैली, तौर तरीका, उससे मानसिकता साफ तौर से नजर आती है। आसिम मुनीर जिस तरह से बयान देते हैं, पाकिस्तान में जो खलबली नजर आती है वो इसी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का डर कहीं ना कहीं उनको सता रहा है, क्योंकि गलती तो वो कर बैठे और जवाब भी जल्द ही मिलेगा।